नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर भाग 8 के अंतर्गत 90 साधारण प्रश्नों को विस्तृत रूप से और व्याख्यात्मक तरीके से तथा ट्रिक की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भाग 8। अब मॉडल टेस्ट पेपर भाग 8 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक नहीं है? विकल्प ए गारसादा तासी, विकल्प बी सदल मिश्र, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी है जॉर्ज गियर्सन। तो प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन एक ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो देखिए मित्रों, गारसादा तासी महोदय ने भी लिखा है, इतिहास लिखा है, और सबसे पहला इतिहास लिखा है फ्रेंच भाषा में लिखा है और उसका शीर्षक है द इस्तवार ला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी हिंदी। ठीक है ना? कब लिखा? बिल्कुल आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि 1839 में, और दूसरा भाग 1847 में, और फिर जब दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ यानी कि 1871 में, तो इसके 3 भाग हो गए थे। ठीक है ना? इसमें कुल 738 कवि हैं, जिनमें से हिंदी के केवल 72 कवि हैं और शेष जो कवि हैं वो सब उर्दू के हैं। तो आप मोटे तौर पर देख सकेंगे कि हिंदी का जो पहला इतिहास है वो गारसादा तासी महोदय ने लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा, इस्तवार द लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी शीर्षक से लिखा। तो ये सब बातें आप यहीं पर दिमाग में बैठा लें। विकल्प बी सदल मिश्र की बात करें तो सदल मिश्र जी ने कोई इतिहास नहीं लिखा है, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया। और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन महोदय की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, और किस शीर्षक से लिखा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। ठीक है ना? कब लिखा? 1888 ईस्वी में लिखा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो मोटी मोटी बात अब आप समझ गए कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखक नहीं है सदल मिश्र जी। सदल मिश्र क्या हैं? खड़ी बोली के उन नायक थे, और उन नायकों में एक स्तंभ थे, इन्हें आप कह सकते हैं। ठीक है ना? और इनका अगर देखा जाए ग्रंथ या रचना है नाचकेतुपाख्यान। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है मुंशी पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी, और ये आगरा से संबंधित है। ठीक है ना? तो ये मोटी मोटी बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प है विकल्प बी सदल मिश्र जो है हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं लिखे हैं। ठीक है ना? प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता वीरगाथा काल में नहीं है? विकल्प ए है डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग, विकल्प बी वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, विकल्प सी है राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति, और विकल्प डी है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। तो देखिए मित्रों, अगर मोटी मोटी बात की जाए तो प्रश्न संख्या 2 का पूछ रहे हैं कौन सी विशेषता वीरगाथा काल में नहीं है, तो विकल्प सी राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति नहीं थी, है ना? जो वीरगाथा काल था, वीरगाथा काल में राष्ट्रीय भावना की अभाव था, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है? प्रश्न संख्या 3 है, रचना व रचनाकार में कौन विषम संयोजन है? यानी कि एक रचना और रचनाकार सही सुमेलित नहीं है, उसे आपको छांटकर अलग करना है। विकल्प ए पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई, विकल्प बी पद्मावत जायसी, विकल्प सी दोहा कोश सरहपा, और विकल्प सी है बीजक तुलसीदास। विकल्प डी है बीजक तुलसीदास। तो आपने क्या देखा? विकल्प ए में पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई बिल्कुल सही है, विकल्प बी में आपने देखा पद्मावत जायसी बिल्कुल सही है, विकल्प सी में देखा दोहा कोश और सरहपा, ये भी सही है, लेकिन विकल्प डी में बीजक तुलसीदास ये असंगत है, ये विषम संयोजन है। बीजक किसका है? तो बीजक की बात करें तो बीजक कबीरदास जी का, है ना, ग्रंथ है, और आप कह सकते हैं कि एकमात्र इनका, है ना, ग्रंथ है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी शबद रमैनी। साखी दोहा में, ठीक है ना, शबद जो है पद में, और रमैनी जो है चौपाई में है, इसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है? प्रश्न संख्या 4 है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? विकल्प ए राहुल शंकरतायन, विकल्प बी मिश्र बंधु, विकल्प सी राम कुमार
वर्मा और विकल्प डी है जॉर्ज गियर्सन। तो देखिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन हैं? और आपने जितने भी मॉडल देखा सभी मॉडल में आदिकाल के नामकरण को लेकर के एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। इसलिए मित्रों आप सबसे निवेदन है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित जितने भी नाम जिन विद्वानों ने दिया है उसे तो आप बिल्कुल रट ही डालें, ठीक है ना। बात करें विकल्प ए, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध और सामंत काल कहा है। तो प्रश्न 4 का जो विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। मिस्र बंधु की बात करें तो मिस्र बंधु को आप जान रहे हैं, इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था, ठीक है ना। और इन्होंने क्या ग्रंथ लिखा था? मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में, 13 बंधु है ना, इस ट्रिक से हम लोग इसको याद किए हैं। राम कुमार वर्मा जी को आप जान ही रहे हैं, है ना, संध्या और चाणकाल इन्होंने कहा था। गियर्सन ने चाणकाल कहा था। तो ये मोटी मोटी बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? विकल्प ए अमीर खुसरो, विकल्प बी चंद्रप्रदायी, विकल्प सी तुलसीदास और विकल्प डी है कबीर। तो देखिए चूंकि रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो जा रही है तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रप्रदायी जो है पहले कवि थे और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला जो है महाकाव्य था। तो महाकवि और महाकाव्य चंद्रप्रदायी और इनका पृथ्वीराज रासो को किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है, तो इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संत काव्य में नहीं है? विकल्प ए निर्गुण ब्रह्म की उपासना, विकल्प बी गुरु का महत्व, विकल्प सी ईश्वर के अवतार का समर्थन और विकल्प डी है धार्मिक कर्मकांडों का खंडन। तो कह रहे कौन सी एक विशेषता है जो संत काव्य में नहीं थी? तो दिमाग में रखिएगा विकल्प सी ईश्वर के अवतार का समर्थन जो है संत काव्य नहीं करते थे, बाकी सभी विकल्प सही हैं, ठीक है ना। यानी कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, है ना, गुरु का महत्व बताते थे और धार्मिक कर्मकांड और पाखंड का खंडन करते थे, ये सब सही है। लेकिन विकल्प सी ईश्वर के अवतार का समर्थन जो है संत कभी नहीं करते थे, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न के साथ है निम्नलिखित में इसके कौन संत कवि नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन संत कवि नहीं है? विकल्प ए दादू, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी पलटू दास और विकल्प डी है मीराबाई। तो बिल्कुल आप प्रश्न देखते ही जान जाएंगे, बहुत हलवा सा प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 7 का मीराबाई की बात करें तो मीराबाई जो है संत कवि नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8 है सूफी का परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं, है ना, यानी कि इस विकल्प के अनुसार प्रथम कवि कौन है? बात करते हैं विकल्प ए मुल्ला दाऊद, विकल्प बी जायसी, विकल्प सी कुतुबन और विकल्प डी है मंझन। तो देखिए इस विकल्प के अनुसार जो आप कह सकते हैं सूफी का परंपरा का जो सर्वप्रथम कवि है मुल्ला दाऊ है, ठीक है ना। इन्होंने लिखा था चंदायन, ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मुल्ला दाऊद का क्या था? चंदायन था। चंदायन को इसलिए यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। 1300 बात करते हैं 98 में, ठीक है, 1398 में, ठीक है ना। यहाँ पे जायसी की बात करते हैं तो जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मावत लिखा। कब लिखा? 1540 में, इसे भी ध्यान में रखिएगा। मंझन का मधुमालती है 1545 में लिखा गया है। और कुतुबुन का वन में कौन रहता है? मृग फार मृगावती 1501 में, ठीक है ना। तो इन्हें जो सूफी ग्रंथ हैं और इसके जो लेखक हैं इसे भी लगे हाथ आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 9, इसे आप दिमाग में रखें कि प्रश्न संख्या 9 है भक्त की निष्पत्ति श्रद्धा और इसके बाद खाली जगह है के योग से होती है। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए समर्पण, विकल्प बी प्रेम, विकल्प सी ध्यान और विकल्प डी है पूजा। तो देखिए जो भक्त की निष्पत्ति की बात अगर आती है तो श्रद्धा और प्रेम का पे योग से भक्ति होती है, श्रद्धा और प्रेम। तो विकल्प बी प्रेम इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि पद्मावत में जायसी द्वारा वर्णित 12 मासा का अर्थ है, क्या अर्थ है? दिमाग में रखिए। विकल्प ए बता रहे हैं 12 महीनों की ऋतुओं का वर्णन, विकल्प बी है
12 महीने की फसलों का वर्णन। विकल्प सी 12 महीनों में नागमती की विरह मनोदशा का वर्णन। और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पद्मावत की बात हम लोग कर रहे हैं। कब लिखा गया? 1540 में। किसने लिखा? जायसी ने लिखा। कितने खंड हैं? 57 खंड है। प्रिय रस उत्प्रेक्षा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा इनको बहुत प्रिय था। और पद्मावत के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध कल्पना का और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। इसे भी दिमाग में रखिएगा। और विजय देव नारायण शाही जी ने जो है इसे एक ट्रेजिक कृति माना है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो रत्नसेन, पद्मावती और नागमती इसके प्रमुख पात्र हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। और बात करें पद्मावत की, है ना, 12 मासा का अर्थ होता है कि 12 महीनों में नागमती की जो विरह है ना, विरह की मनोदशा का वर्णन है। ठीक है ना, यही इसमें किया गया है। 12 महीना ऋतु का वर्णन नहीं, बल्कि इसमें क्या है कि जो 12 महीने होते हैं वर्ष के, इस 12 महीनों में नागमती की विरह की मनोदशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ये नागमती कौन है? तो नागमती रत्नसेन की पत्नी है। और रत्नसेन कौन है? राजा रत्नसेन जो है पद्मावती से मिलने के लिए क्या है, यहाँ से दूर गए हैं। तो उसका जो वियोग है, उसी वियोग को जो 12 महीने में दशा है विरह की नागमती की, इसी का वर्णन किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? विकल्प ए सिकंदर लोदी, विकल्प बी अलाउद्दीन, विकल्प सी अकबर एंड विकल्प डी है मोहम्मद तुगलक। तो देखिए कह रहे हैं कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो देखिए कबीर की बात करते हैं तो कबीर दास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर खूब अत्याचार किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। जिसे इन्होंने, है ना, कबीर परिचय में आप देख सकते हैं। कबीर परिचय में, है ना, सिकंदर लोदी ने जो अत्याचार किया था कबीर पर, उसे लिखा गया है। किसने लिखा है? अनंता, इनके एक शिष्य हैं जिसका नाम अनंत दास ने लिखा है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। कबीर के गुरु की बात आ जाए तो गुरु रामानंद है। पुत्र कमाल, पुत्र कमाली, पत्नी लोई है और एकमात्र ग्रंथ बीजक है। बीजक के 3 भाग, साखी, शब्द, रमैनी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो रामानंद, और मुस्लिम परंपरा के अनुसार इनके गुरु शेख तकी भी माने जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और एक जगह में वर्णन मिलता है कि शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने कबीर के ऊपर ढेर सारा अत्याचार किया था। तो जो भी जैसा है थोड़ा सा इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी परशुराम चतुर्वेदी और विकल्प डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 के अनुसार ये कह रहे हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है कितनी? बोले 1000 चेष्टा है। समन्वय की 1000 चेष्टा, 1000 फॉर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है कि सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते। सानी माने इनके जैसा कोई और नहीं है। ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस संदर्भ में है? विकल्प ए भ्रमर गीत में, विकल्प बी विरह वर्णन में, विकल्प सी वात्सल्य वर्णन में और विकल्प डी है कृष्ण जन्म वर्णन में। तो देखिए मोटी मोटी बात अगर की जाए कि सूरदास का जो मातृ हृदय है, अगर माता का हृदय होगा तो माता हृदय से क्या करती है? वात्सल वर्णन करती है ना। तो विकल्प सी इज राइट आंसर कि वात्सल वर्णन में सूरदास मातृ हृदय का जो चित्र खींचने में अपना कोई सानी नहीं रखते, यानी कि इनके जैसा कोई वात्सल वर्णन करने वाला कभी नहीं है। ठीक है। चलिए, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। इस बात को भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कौन सी विशेषता असमान है? विकल्प ए भक्ति का महत्व, विकल्प बी सगड़ो पासना, विकल्प सी कवियों का भक्त होना और विकल्प डी है दास भक्त की प्रधानता। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, 14 की बात करें तो दास भक्त की प्रधानता जो है इसमें असमानता है। ठीक है ना। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा।
ठीक है ना, कृष्ण भक्त कवियों की, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दास भक्त की प्रधानता के आधार पर दोनों में अंतर है, ठीक है ना, एक में दास भाग की भक्ति है, एक में साख्य भाग की भक्ति है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15 है कि भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद है। अब भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद क्या है? विकल्प ए गोपियों की वीर व्यंजना, विकल्प बी उक्त वैचित्र का प्रदर्शन, विकल्प सी सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा और विकल्प डी है उद्धव के निर्गुण ज्ञान का वर्णन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान में रखना होगा आपको कि भ्रमर गीत का मुख्य प्रतिपाद क्या है, सगुण भक्त की प्रतिष्ठा या उद्धव के निर्गुण ज्ञान का वर्णन या उक्ति वैचित्र का प्रदर्शन। तो सारी बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। एक बार सबको देखिए कि विरह बंद है ना, क्या आपने देखा कि विरह की व्यंजना है, उक्ति वैचित्र का प्रदर्शन है, सगुण भक्त की प्रतिष्ठा है, सब आप देख पा रहे हैं। तो विकल्प सी की बात अगर करेंगे, सगुण भक्त की प्रतिष्ठा, विकल्प सी इज राइट आंसर, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या यानी कि गोपियों को सगुण भक्ति कराने के लिए भेजा जाता है ना, ये सब चीज दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 है, अब गति कुछ कहत न आवे शीर्षक पद की मुख्य व्यंजना है। विकल्प ए श्री कृष्ण की स्तुति, विकल्प बी है निर्गुण भक्त की अपेक्षा, विकल्प सी निराकार ब्रह्म की स्तुति और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो उत्तर आपका सही होगा, अब गति कुछ कहत न आवे, किसकी गति कुछ कहते नहीं आ रहा है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, निर्गुण भक्त की अपेक्षा, ठीक है ना, निर्गुण भक्त की अपेक्षा, विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसका जो मुख्य है ना व्यंजना क्या है कि निर्गुण भक्त की अपेक्षा की गई है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। विकल्प ए मिश्र बंधु, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी विश्वनाथ, विकल्प अगर डी की बात करें तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है ना। तो देखिए बात करते हैं मिश्र ने क्या कहा, अलंकृत काल कहा है। राम ने क्या कहा, राम ने तो सीधा इसको रीति काव्य कह दिया था, ठीक है ना। विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कह दिया था और गियर्सन ने रीति काव्य कहा है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। इस प्रकार से जो विकल्प है ये इज राइट आंसर, ठीक है ना। कि अलंकृत काल किसने कहा है रीतकाल को, तो मिश्र बंधु ने कहा है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ये भी हमने जो जब रीतकाल की क्लास ली थी तो हमने बताया था कि बंधु क्या करते हैं, अलंकृत कर देते हैं। हमारे आपके जो भाई होते हैं अच्छी परीक्षा पास करके टॉप करके हमें आपको अलंकृत करते हैं। अलंकृत का काम कौन करता है, बोले बंधु, बंधु, ठीक है ना, तेरे बंधु, बंधु, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में रीत मुक्त कवि कौन है। रीत मुक्त कवि, रीत काल में जब आएंगे तो 3 प्रकार के कवि वहां पे मिलते हैं, रीत सिद्धि, रीत बद्ध और रीत मुक्ति, ठीक है ना। बात करें विकल्प ए की तो केशवदास, विकल्प बी घनानंद, विकल्प सी बिहारी और विकल्प डी है रसलीन। बात करें केशवदास जी की तो केशवदास रीतबद्ध कवि हैं। घनानंद की बात करें तो घनानंद रीत मुक्त कवि हैं। और हमने एक ट्रिक बनाई थी कि बोधा क्या करता है, बोधा 8 शेर धन दे करके, 8 आ से आलम, ठा से ठाकुर, बोधा, बो से बोधा, ठीक है ना। तो 8 शेर धन, धन के हम लोग कहते हैं घनानंद। बोधा किससे मुक्त हो गया, द्विज देव, द्विज माने ब्राह्मण होता है तो द्विज देव से मुक्त हो गया। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं ये कहाँ के नाम हैं, ये रीत मुक्त धारा के हैं, ठीक है ना। और बिहारी तथा रसलीन जो ऐसे नाम है जो कि रीत सिद्ध के अंतर्गत आते हैं, और शेष जो सारे हैं वो रीतबद्ध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये रीत सिद्ध हैं, रीत सिद्ध बिहारी और रसलीन हैं, और बद्ध में घनानंद हैं, सॉरी मुक्त में घनानंद हैं, और बाकी जितने शेष हैं वो सब रीतबद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो दिमाग में रखिएगा 18 का विकल्प बी इज राइट आंसर। घनानंद क्या है, रीत मुक्त कवि हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन रसलीन उपनाम से रीतकाल का प्रसिद्ध कवि था, है ना। इन्हीं की मोटी बात यही है, रसलीन किसका उपनाम था। विकल्प ए घनश्याम, विकल्प बी आलम, विकल्प सी सैयद गुलाम नबी और विकल्प डी है
बोधा। तो दिमाग में रखिएगा रसलीन नाम से कौन जाने जाते थे, तो दिमाग में रख लीजिएगा कौन, यही हैं सैयद गुलाम नबी, है ना, इनका उपनाम था रसलीन। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, अतिशोधो स्नेह को मार्ग है, पंक्ति किसकी है? विकल्प ए बिहारी, विकल्प बी केशवदास, विकल्प सी घनानंद, विकल्प डी ठाकुर। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी इज राइट आंसर, घनानंद की है। ठीक है ना, अतिशुद्ध स्नेह को मार्ग है, सुधा मार्ग है स्नेह का, घना घना घना। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है, केशव दास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी विजयपाल सिंह, विकल्प सी जॉर्ज गियर्सन और विकल्प डी की बात करें तो मिश्र बंधु। दिमाग में रख लीजिएगा कि केशव दास को भाषा का मिल्टन कौन कहते हैं? बंधु, बंधु, बंधु फॉर मिश्र बंधु। दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है, केशव दास की किस रचना में ज्ञान वैराग का वर्णन हुआ है? विकल्प ए विज्ञान गीता, विकल्प बी कवि प्रिया, विकल्प सी रामचंद्रिका और विकल्प डी है रसिक प्रिया। तो देखिए मित्रों, बात अगर हम लोग करते हैं केशव की किस रचना में ज्ञान वैराग का वर्णन है, तो ज्ञान वैराग का वर्णन विज्ञान गीता में है, यानी कि प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ए विज्ञान गीता इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है, भारतेंद्र ने किस समाज की स्थापना की? विकल्प ए कवि समाज, विकल्प बी तदी समाज, विकल्प सी ब्रह्म समाज और विकल्प डी है प्रार्थना समाज। तो मोटी मोटी अगर बात करें तो तदी समाज की स्थापना भारतेंद्र जी ने की थी, और कवि समाज भी किया था, इसे दिमाग में रखिएगा, निजामाबाद आजमगढ़ में, तो ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन सबसे उचित जो उत्तर है वो तदी समाज जो होगा, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? विकल्प ए मैती शरणगुप्त, विकल्प बी श्रीधर पाठक, विकल्प सी हरिऔध, विकल्प डी प्रसाद। ठीक है ना, तो दिमाग में रखिएगा दिवस का अवसान समीप था, यह पंक्ति किसकी है? तो आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप इसे सही कर ले जाएंगे। ठीक है ना, विकल्प सी हरिऔध इज राइट आंसर। ठीक है ना, कि दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला, कौन? हरिऔध जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी निराला, विकल्प सी श्रीधर पाठक और विकल्प डी है मुकुटधर पांडे। तो दिमाग में रखिएगा, छायावाद की जब क्लास हम लोग ले रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब मुकुट धरे, छाया करने के लिए क्या करते हैं? मुकुट धारण करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, इन्हीं की छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। तो प्रश्न संख्या 25 विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दिमाग में रखिएगा, इस है ना जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति उनकी किस रचना से है? ठीक है ना, विकल्प ए आंसू, विकल्प बी लहर, विकल्प सी झरना और विकल्प डी है कामायनी। तो सही विकल्प आपका होगा आंसू इज राइट आंसर। ठीक है ना, यह पंक्ति आंसू से ली गई है। अब प्रश्न संख्या 27 है, कौसानी यानी कि अल्मोड़ा में किस कवि का जन्म हुआ है? विकल्प ए निराला, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत, विकल्प सी महादेवी वर्मा और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो दिमाग में रखिएगा, निराला जी का जन्म हुआ था महिषापुर मेदिनीपुर में, महिषादल मेदिनीपुर में। महादेवी का फारुखाबाद में हुआ था, और सुमित्रानंदन पंत जी की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में किस छायावादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है ना, इस विकल्प के अनुसार कोई एक ऐसा कवि है जो कि छायावादी कवि के
कवि हैं और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी निराला, विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत और विकल्प डी है महादेवी वर्मा। तो देखिए, बात करें तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1968 में। ठीक है ना। पहली बार पंत को 12 फार चिदम्बरा पर मिला है। पंत फार सुमित्रानंदन पंत को कब मिला? 1968 में मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की विस्तृत वीडियो चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, ट्रिक की सहायता से अपलोड है, तो उसे आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे पुरस्कार आपको बिल्कुल ट्रिक से और विस्तृत रूप से हैं, चैनल की प्लेलिस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात यहाँ पे आ रही है किसने, तो आपके दिमाग में आ गया होगा प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है, किस प्रगतिवादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प ए केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प बी नागार्जुन, विकल्प सी मुक्तिबोध और विकल्प डी है दिनकर। तो बात करें यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो दिनकर जी को मिला है और इनकी रचना है उर्वशी पर मिला है। कब मिला है? 1972 में मिला है। और जब ज्ञानपीठ का पुरस्कार आप देखेंगे तो उसमें आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि बेहतर दिनकर। क्यों बेहतर हैं? क्योंकि इनकी रचना उर्वशी है। ठीक है ना। तो उर्वशी पर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है? यानी कि जो प्रश्न संख्या 30 है इसमें एक जो सुमेलित है वो थोड़ा सा विषम है। विकल्प ए भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी का, सही है। विकल्प बी नाच के तो पाख्यान बिल्कुल लल्लू लाल का, ये भी सही है। विकल्प सी है सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, है ना। और विकल्प डी है पुनर्जागरण की बात करें तो भारतेंद्र युग का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नाच केतु पाख्यान है ये लल्लू लाल का नहीं बल्कि सदल मिश्र जी की रचना है ना। लल्लू लाल का तो प्रेम सागर है, इसे दिमाग में रखिएगा। यानी कि प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। विकल्प ए आज, विकल्प बी दैनिक जागरण, विकल्प सी बनारस अखबार और विकल्प डी है समाचार सुधा। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी बनारस अखबार इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है कि मनोविकार संबंधी निबंधों के सिद्धहस्त लेखक हैं। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी पूर्ण सिंह, विकल्प सी जैनेन्द्र, विकल्प डी है परसाई। तो मनोविकार संबंधी निबंधों के सिद्धहस्त जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है ना। यानी कि प्रश्न संख्या 32 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? विकल्प ए लहरों के राजहंस, विकल्प बी आधे अधूरे, विकल्प सी मेघदूत का संदेश और विकल्प डी है आषाढ़ का एक दिन। तो देखें, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, 1963 में लिखा है। आधे अधूरे 1969 में लिखा है। आषाढ़ का एक दिन 1970 में लिखा गया है। ये सारे के सारे नाटक जो है मोहन राकेश जी ने लिखा है, लेकिन मेघदूत का संदेश ये मोहन राकेश जी का नाटक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प ए कमलेश्वर, विकल्प बी धर्मवीर भारती, विकल्प सी चतुरसेन शास्त्री और विकल्प डी है यशपाल। तो देखिए, गुनाहों का देवता कौन होगा? जो धर्म का वीर होगा। तो धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है वो है गुनाहों का देवता। तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, अरे यायावर रहेगा याद रचना किस विधा में है? विकल्प ए कविता, विकल्प बी गीत नाट्य, विकल्प सी संस्मरण और विकल्प डी है रेखा चित्र। तो देखें, अरे यावर रहेगा याद ये रचना जो है यात्रा संस्मरण विधा की है। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प ए भरत मुनि, विकल्प बी कुंतक, विकल्प सी मम्मट और विकल्प डी है वामन। तो देखिए, रीत
संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो विकल्प डी बामन इज राइट आंसर, ठीक है ना। और इसकी ट्रिक हमने बताया था कि रीत का परिवर्तन कौन करता है, बामन, बामन माने ब्राह्मण, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 35 है, प्रश्न संख्या 37 है, काव्य के कौन से दो प्रमुख भेद हैं? विकल्प ए प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, विकल्प बी महाकाव्य और खंड काव्य, विकल्प सी है महाकाव्य और मुक्तक काव्य, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो काव्य होते हैं, काव्य के दो प्रमुख भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है, मानते हैं जो कला को अर्थ ही स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही, पंक्ति काव्य के किस प्रयोजन का संकेत करती है? विकल्प ए मनोरंजन, विकल्प बी लोक कल्याण, विकल्प सी कलात्मकता और विकल्प डी है सौंदर्य। तो देखिए 38 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थनी करते हैं कला को व्यर्थ ही, तो ये लोक कल्याण से संबंधित है, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 39 है, अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत को क्या कहा जाता है? विकल्प ए बिंब, विकल्प बी साधारणीकरण, विकल्प सी प्रतीक और विकल्प डी है व्यंग्यार्थ। तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सी इज राइट आंसर। जो अप्रस्तुत है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उस वाले प्रस्तुत को प्रतीक कहा जाता है, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 है, राष्ट्रभाषा के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? विकल्प ए व्यापक बोलचाल का क्षेत्र, तो विकल्प बी दीर्घ परंपरा, विकल्प सी समृद्ध शब्द भंडार और विकल्प डी है राजभाषा पद पर होना। देखिए कह रहा है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो राष्ट्रभाषा के लिए जरूरी है ना। किसी देश की राष्ट्रभाषा के लिए जरूरी है कि व्यापक बोलचाल का क्षेत्र हो, तो बिल्कुल सही है, ये चाहिए। दीर्घ परंपरा हो, बिल्कुल सही है। उसका अपना शब्द भंडार हो और समृद्ध हो, ये भी सही है। लेकिन विकल्प डी राजभाषा पद पर होना ये जरूरी नहीं है कि जिस देश की राजभाषा जो हो वही उसकी राष्ट्रभाषा हो। तो ठीक है, 40 का विकल्प डी राजभाषा का पद होना अनिवार्य नहीं है। किसके लिए? राष्ट्रभाषा के लिए। तो प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है, हिंदी और उसकी बोली में कौन विषम संयोजन है? विकल्प ए पूर्वी हिंदी, सामने अवधि मैंने पूर्वी हिंदी अवधि की, राजस्थानी हिंदी मालवी, पश्चिमी हिंदी मैथिली, पहाड़ी हिंदी गढ़वाली। तो देखें पूर्वी हिंदी अवधि होती है ABC, दिमाग में रखिएगा, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी मामा जमे राजस्थान, मालती है ना, मारवाड़ी मेवाती और राजस्थानी, तो दिमाग में रखिएगा, यानी कि जयपुरी, ठीक है ना, राजस्थान के अंतर्गत आ रही है। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में ब्रज है, बुंदेल है, कनौजी है, बांगरू है, खड़ी बोली है, रिवाड़ी है, ठीक है ना, ये पश्चिमी की है। तो पश्चिमी में देखिए मैथिली जो आ गया, ये मैथिली बिहारी की है ना, मैम भोजपुरिया है ना, मैम भोजपुरिया, मैथिली मगही और भोजपुरी ये बिहारी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो मैथिली पश्चिमी हिंदी है ये विकल्प सी बिल्कुल गलत संयोजन है, इसलिए प्रश्न संख्या 41 का विकल्प सी इज राइट आंसर। और पहाड़ी हिंदी गढ़वाली है, तो आपने पहाड़ी हिंदी के बारे में पढ़ा है, कुगने, कुगने, कुफार कुमायूनी, गा से गढ़वाली, ने से नेपाली, ये 3 बोलियां जो है पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 है, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं? विकल्प ए कबीर, विकल्प बी अमीर खुसरू, विकल्प सी इंसान अल्लाह खां और विकल्प डी है ख्वाजा अहमद अब्बास। तो देखें मित्रों, बात करें खड़ी बोली के प्रथम कवि की तो अमीर खुसरू खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, इन्हें दिमाग में रख लीजिएगा। और इनका जो जन्म की बात करते हैं एटा में हुआ था, पटियाली में, एटा के पटियाली गांव में 1253 और 1325 में इनका देहांत हुआ था, ठीक है ना। ये खड़ी बोली के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार मुझसे भी ये इंटरव्यू में पूछा गया था,
तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है कि ये चित्र आप देख रहे हैं कि उपयुक्त चित्र ज्ञानपीठ सम्मान से पुरस्कृत किस कवि का है। विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी है नरेश मेहता, और विकल्प सी की बात करें तो विकल्प सी है सुमित्रा नंदन पंत, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो चित्र से ही आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, है ना। और कह रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी, है ना, पुरस्कृत हैं। तो अभी आपने पढ़ा था कि बेहतर दिनकर, यानी कि 1972 में, है ना, दिनकर जी को मिला था इनकी जो रचना थी उर्वशी पर, क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये चित्र है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 44 है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने एक शब्द को खाली जगह शब्द कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मोटा मोटा इस प्रश्न का भाव यही है कि दो भाषा के शब्द मिलकर के अगर कोई शब्द बनाते हैं तो शब्द को क्या कहा जाता है। विकल्प ए देशज, विकल्प बी रूढ़ शब्द, विकल्प सी संकर शब्द, और विकल्प डी है प्राकृत शब्द। तो देखिए मित्रों, जब दो भाषा के शब्द हैं और दोनों भाषा के शब्द मिलकर कोई शब्द बनाते हैं तो उसे आप मिश्रित या संकर शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेत से सही विकल्प चुनिए। अब क्या है, नंबर 1 है रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती। इसे दिमाग में रखिएगा कि रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, कथन 1 है। कथन 2 है संकर शब्द ग्रामीण शब्द हैं। कथन 3 है कि देशज शब्द स्वतः निर्मित होते हैं। और कथन 4 है सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ बताने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। तो आपने ये विकल्प देखा और इसके आधार पर आप कूट पर आइए। तो कूट क्या है, कूट 1 है कथन 2 असत्य से सत्य है। तो 2 का मतलब यही है, इन्होंने बता दिया मोटी मोटी बात कि जो संकर शब्द ग्रामीण शब्द होते हैं, ये गलत है। जो संकर शब्द होता है वो 2 भाषाओं के, है ना, शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। तो आपने कूट में देख लिया कि कथन 2 केवल असत्य है, बाकी सारे के सारे कथन सत्य हैं। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 45 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है। ठीक है ना। तत्सम शब्द का मतलब हो तत् माने उसके, यानी उसका मतलब संस्कृत के शब्द हैं जो, ठीक है ना, संस्कृत जैसा, यानी कि संस्कृत का शब्द एज इट इज हिंदी में अगर प्रयोग किया जाता है तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। विकल्प ए नारियल, तो नारियल, विकल्प बी गोत, विकल्प सी दही, विकल्प डी है पीठ। तो देखिए नारियल का तो नारकेल होता है, ठीक है ना, दही का दधी होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, लेकिन गोत्र की बात करते हैं, गोत्र। तो मोटा मोटा अगर किसी शब्द में त्रा आ जाए तो जान लीजिएगा कि वो शब्द प्रायः है, हमेशा नहीं लेकिन प्रायः जो है वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। तो प्रश्न संख्या 46 का विकल्प बी गोत्र इज राइट आंसर। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है। विकल्प ए हल्दी, विकल्प बी सलाई, विकल्प सी पेट, विकल्प डी बगिया। तो देखिए रूढ़ का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसके अगर खंड किए जाए तो उसका कोई सार्थक खंड ना हो। ठीक है ना। अगर हम बात करें पेट की, अगर पेट शब्द का सार्थक खंड करेंगे तो सार्थक खंड नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी इज राइट आंसर। और इसे पहचानने की ट्रिक है कि रूढ़ शब्द का जो बनावट होगी वो बनावट के आधार पर 2 वर्ण उसमें होंगे, 2 वर्णों से शब्द बनता है, और दोनों शब्द जब वर्णों को अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग करने के बाद दोनों जो है सार्थक खंड इसका नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। विकल्प ए सलाई, विकल्प बी सुनार, विकल्प सी मीठा, और विकल्प डी है घोटाला। देखिए सलाई की बात करें, कह रहे हैं कि तद्भव नहीं है। ठीक है ना। तो सलाई तो इसका सलाका होता है, तद्भव है।
सुनार का बिल्कुल तत्सम स्वर्णकार होता है। मीठा का बिल्कुल मिष्ट मिष्ट होता है। घोटाला का कह रहे हैं ना, घोटाला का तद्भव नहीं है, बल्कि घोटाला जो है एक तत्सम शब्द है। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है, लंबोदर शब्द क्या है? विकल्प ए योग रूढ़, विकल्प बी रूढ़, विकल्प सी यौगिक और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें अगर जिन शब्दों को तोड़ा जाए तो उसका सार्थक खंड नहीं होता है। प्रायः दो वर्ण वाले जो शब्द होते हैं, जैसे राम, श्याम, हाथ, हाथी, है ना, हाथा, यानी कि अगर इनको तोड़ोगे तो निश्चित रूप से इनके जो सार्थक खंड नहीं बनेंगे। ये रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके दो या दो से अधिक सार्थक खंड हो जाते हैं। इनमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास वाले शब्द होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय, आलय को अलग आप कर सकते हैं, दो सार्थक खंड हो गए। रसोई घर, रसोई का घर, इसे आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यौगिक हो गए। लेकिन जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो कि योग होने के साथ साथ रूढ़ हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसके कई अर्थ होते हैं और एक किसी विशेष पर रूढ़ हो कर दिए जाते हैं। यानी कि जितने बहुब्रीहि समास वाले शब्द हैं वे सारे के सारे शब्द योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो लंबोदर यानी कि लंबा उदर है जिसका वह अर्थात कौन? गणेश। ठीक है ना, तो गणेश से ये कहाँ पे हो गया? बिल्कुल योग रूढ़ हो गया। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो कहने का से जैसे आप लंबोदर कहेंगे तो लंबोदर माने जिसका जिसका पेट लंबा है, सब लंबोदर हैं, लेकिन सबका अर्थ नहीं लिया जाएगा। जैसे आप लंबोदर कहेंगे तो लंबोदर का अर्थ सीधा सीधा गणेश जी से लिया जाएगा, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द माना जाता है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प ए योग रूढ़ इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 है कि रेल यात्री कौन सा शब्द है? विकल्प ए तत्सम, विकल्प बी संकर, विकल्प सी देशज, विकल्प डी है तद्भव। तो रेल यात्री की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें दो शब्द हैं, रेल एक अलग है ना, अंग्रेजी का, और यात्री शब्द हिंदी का है। तो रेल और यात्री दो भाषाओं के शब्द से मिलकर रेल यात्री शब्द बना है, इसलिए संकर शब्द है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 50 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 है, संतरा किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए संस्कृत, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी पुर्तगाली, विकल्प डी है अरबी। तो संतरा की बात करें तो संतरा तो पुर्तगाली शब्द है। ठीक है ना, इसे आप दिमाग में रखिएगा। और इस संतरा के अलावा ढेर सारे शब्द ऐसे हैं जो कि पुर्तगाली शब्द हैं, जिनमें काफ़ी है, कमरा है, कर्नल है, चाबी है, पपीता है, गोदाम है, ठीक है ना, गोभी है, गमला है, अन्नास और अलमारी है। ठीक है, हमने बताया था। आलपीन भी इसी में आता है। ठीक है ना, और अगर समय इधर मिला तो बिल्कुल इसको भी क्लास जो है, जो भाषा के शब्द हैं उनकी भी क्लास हम ट्रिक की सहायता से अपलोड करेंगे। लेकिन इधर थोड़ा सा समय का अभाव है, हमारी ड्यूटी जो है सीबीएसई बोर्ड की कॉपी का जो मूल्यांकन होता है तो उस मूल्यांकन कार्य में लग गया है, इसलिए इधर थोड़ा सा हम व्यस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही वहाँ से खाली होते हैं फिर आपका जो भी टॉपिक अधूरा है उसे पूर्ण कराने का कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो संतरा की बात करते हैं, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंग्रेजी का है? विकल्प ए रेल, विकल्प बी अपील, विकल्प सी डायरी और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए रेल, अपील, डायरी, है ना, ये तीनों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? है ना, विकल्प ए रामायण, विकल्प बी औरत, विकल्प सी पटना, विकल्प डी गंगा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आप संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान, भाव, वस्तु, व्यक्ति अथवा किसी मनुष्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसे दिमाग में रखिएगा। अब जैसे दिमाग में आता है संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और, है ना, तो ये व्यक्ति, जात,
पदार्थ, समूह, है ना। तो ये जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। जब 5 देखेंगे तो 5 में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना, एक व्यक्ति हो, राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, मथुरा, है ना, तो ये आपका व्यक्तिवाचक होगा। नाम, नाम व्यक्ति, नाम व्यक्ति दिमाग में रख लीजिएगा। जाति का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो, यानी कि उसके जैसी कई और अन्य का बोध हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप आम कहते हैं तो आम कहने से आम जैसे तमाम आम हैं और सभी आमों का बोध होता है। मोटे भाषा में आप कह सकते हैं जिसकी कोई फोटो कॉपी ना हो, है ना। अगर उसकी कोई फोटो कॉपी है, उसकी जैसी कोई और बचा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना। भाववाचक, जिसे आप बिल्कुल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर जो शत्रुता, है ना, ममता, ये सब भाव जो आपके अंदर है, मिठास, ये भाव है, ठीक है ना। समूह, ऐसा शब्द जिससे समूह का बोध हो, दल, झुंड, गिरोह, मंडली, है ना, टोला, टोली, टीम, संघ, ठीक है ना, ये सब आपका समूहवाचक है। और द्रव्य या पदार्थवाचक शब्द, तो ऐसा शब्द है जिससे किसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना है, पानी है ना, और दूध है, तेल है, इसको हम आप नाप तौल के लाते हैं। तो नाप तौल वाली वस्तु को ही, यानी कि नाप तौल वाला ऐसा शब्द जिसे नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात करें, विकल्प ये, रामायण तो नाम है, ठीक है ना। औरत नाम नहीं है, पटना नाम है, गंगा नाम है। देखिए, औरत नाम नहीं है, बिल्कुल जाति है। औरत कहने से औरत जैसी अन्य औरतों का भी बोध हो रहा है। तो इसलिए प्रसंख्या 53 का कह रहे कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो विकल्प बी, औरत व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रसंख्या 54 है, विशेषण का प्रयोग कब होता है ना। कह रहे विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। आप कह रहे विशेषण का प्रयोग कब होता है, तो विकल्प ए विशेष के पहले, विकल्प बी विशेष के बाद, विकल्प सी उपयुक्त दोनों में, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बात यहाँ पे करें, विकल्प सी विशेषण का प्रयोग दोनों में होता है, ठीक है ना, इन्हीं की विशेष से पहले और विशेष से बाद दोनों में होता है। तो प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब विशेष के पहले कैसे होगा, जैसे है काली गाय, तो यहाँ पर देखिए गाय विशेष है और विशेषण है काली। दूसरा आपका ये भी हो सकता है कि गाय काली है, तो देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया, गाय के बाद लग गया काली। तो विशेषण जो होता है वो विशेष के पहले और विशेष के बाद, यानी कि उपयुक्त दोनों में होता है। तो प्रश्न संख्या 54 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पूछ रहे हैं। विकल्प ए, राम ना पढ़ता है ना लिखता है। विकल्प बी, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। विकल्प सी, एक धनी है तो दूसरा गरीब है। और विकल्प डी है, उमा बहुत अधिक सुंदर है। देखिए, उमा बहुत सुंदर है तो उमा की सुंदरता की बात आ गई, एक धनी दूसरा गरीब की बात आ गई। सी तीसरा है, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन क्रिया विशेषण की बात करते हैं, कि क्रिया की जो विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए, क्रिया क्या है, खेलना, ना खेलता ना पढ़ता है, ना पढ़ता ना खेलता है। तो क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, वाक्य संख्या 1 में राम ना पढ़ता है ना खेलता है। और क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, यानी क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। इसे आप यहीं पर दिमाग में रख लें, हो सकता है कि कहीं आपका इनसे सामना पड़ जाए, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, काश परी, ठीक है ना। अब का फार कालवाचक क्रिया विशेषण, सा फार स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पा फार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और री फार रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया के साथ जैसे प्रश्न करेंगे कि क्रिया कब हुई, तो कालवाचक क्रिया मिल जाएगी। क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे क्रिया कहाँ हुई, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया के साथ आप पूछेंगे कितना कितनी हुई, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। और क्रिया कैसे हुई,
तो क्रिया का ढंग हो जाएगा, नहीं कि रीत हो जाएगा। धीरे धीरे चल, क्रिया कैसे कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया का ढंग है, रीति है। बहुत तेज से बोला, कैसे बोला, तो क्रिया का ढंग है, बहुत तेज बोला। यही गिरा, कहाँ गिरा, यानी कि यही क्रिया हुई, यही गिरने की क्रिया हुई, तो यही स्थानवाचक क्रिया है ना। अभी आया, तो कब आया, अभी आया, अभी मतलब कालवाचक हो गया। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कितना कितनी करेंगे, इतना खाया उतना खाया, तो कितना कितनी बिल्कुल क्रिया का परिमाण हो जाएगा। तो ये सब बातें आप दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या जो 55 का विकल्प ये, राम ना पढ़ता है ना खेलता है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण वाक्य है। प्रश्न संख्या 56 है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग में कौन विषम है। विकल्प ए लोहार लोहारिन, विकल्प बी इंद्र इंद्रा, विकल्प सी शिष्य शिष्या, और विकल्प डी है श्रीमान और श्रीमती। देखिए, लोहार का लोहारिन होता बिल्कुल सही, शिष्य का शिष्या होता बिल्कुल सही, श्रीमान का श्रीमती होता बिल्कुल सही है, लेकिन इंद्र का इंद्रा नहीं बल्कि इंद्राणी होता है, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, प्रश्न संख्या 56 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इंद्र का इंद्राणी होता, इंद्रा नहीं होता है, तो यही विषम संयोजन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है। एक शब्द इसमें से पुल्लिंग है। विकल्प ए घोषणा, विकल्प बी कस्तूरी, विकल्प सी सदन, विकल्प डी झील। तो दिमाग में रखिएगा, घोषणा है ना, बिल्कुल स्त्री लिंग है, कस्तूरी स्त्रीलिंग है, झील नदी झील, ठीक है ना, स्त्रीलिंग होते हैं, दिमाग में रखिएगा। भाषा लिपि स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखिएगा। सदन की बात करें तो सदन सदन दिमाग में रखिएगा, पुल्लिंग शब्द है। और मेरा मेरी लगा लेना, मेरा के बाद अगर सही बैठता है तो बिल्कुल पुल्लिंग होगा, मेरी के साथ सही बैठेगा तो स्त्रीलिंग होगा, इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। विकल्प ए नमक, विकल्प बी जीरा, विकल्प सी पीपल, विकल्प डी है दाल। तो देखिए, डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से जब हम लोग पढ़ रहे थे लिंग, तो हमने बताया था कि स्त्री लिंग यानी कि स्त्री संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो जो बनाती हैं पकाती हैं, वो सारे के सारे स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, नमक, जीरा और पीपल है ना, बल्कि दाल, दाल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। रायता, भात, ये सब पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। विकल्प ए धन, विकल्प बी सोना, विकल्प सी उपयुक्त दोनों। तो देखिए, धन और सोना दोनों द्रव्य हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो है ज़्यादातर एक वचन में होती हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो विकल्प सी 59 का विकल्प सी इज राइट आंसर, धन और सोना दोनों जो है एक वचन में होते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 60 है, अपादान कारक की कौन सी विभक्ति है। अपादान कारक, अपादान की बात करें तो अपाय शब्द से बना है। अपाय माने होता है अलग होना, ठीक है ना। अब जो वस्तु जहां से अलग होती है, जहां से अलग होगी वही अपाय होगा, और जो अपाय होता है उसी में अपादान कारक होता है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अपादान कारक की बात करें तो कौन सी व्यक्ति होती है। विकल्प ए ने, विकल्प बी से, विकल्प सी को, और विकल्प डी है को के लिए, ठीक है ना। तो ने तो कर्ता कारक का विभक्ति है, यानी कर्ता कारक विभक्ति, व्यक्ति माने होता है चिन्ह या प्रसर्ग से कहते हैं। से किसका चिन्ह है, तो से कर्ण कारक का होता है, चूंकि कर्ण कारक यहाँ विकल्प में है नहीं, तो से कर्ण कारक और अपादान दोनों का होता है। जैसे वह घर से है ना, कहाँ गया, शहर गया, शहर से दूर गया, तो जहाँ से दूर हो रहा है, जहाँ से अलग हो रहा है, उसमें अपादान कारक होता है। से में को कर्म कारक की विभक्ति है, और को के लिए ये संप्रदान है, इसे दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में कौन दानों का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए असुर, विकल्प बी राक्षस, विकल्प सी दैत्य, विकल्प डी है बनुज। तो दिमाग में रखिएगा, बनुज नहीं होता बल्कि दनुज होता है, ये जानबूझ करके आपको भटकाया गया है, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में राग शब्द का विलोम शब्द बताइए। विकल्प ए विराग, विकल्प बी अनुराग, विकल्प सी ईर्ष्या, विकल्प डी है द्वेष।
तो दिमाग में रखिएगा, ये प्रश्न आपको भटका सकता है, ठीक है ना। कहीं कहीं इसका विराग मिलेगा, लेकिन राग का शुद्ध जो विलोम होता है द्वेष होता है, इसे दिमाग में रखिएगा, राग का द्वेष, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 63 है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, कहावत का अर्थ है। विकल्प ए घमंड करना, विकल्प बी है बर्बाद होने पर भी घमंड ना जाना, विकल्प सी स्वभाव ना बदलना, और विकल्प डी है सदा क्रोध करना। तो देखिए, प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं तो विकल्प बी इज राइट आंसर है कि रस्सी जल गई। देखे होंगे रस्सी जल जाती है, लेकिन उसमें जो ऐठन रहती है वो ऐठन नहीं खत्म होती, ऐठन का ऐठन रहती है। कहने का आशा है व्यक्ति बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, फिर भी उसका घमंड ना आ जाए, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 63 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसे दिमाग में रखिए और आप लोग लगातार कमेंट भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप करते रहें, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 64 है कि फूंक फूंक कर पांव रखना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए धीरे धीरे आगे बढ़ना, विकल्प बी चोरी छिपे कार्य करना, विकल्प सी काम में सावधानी बरतना, और विकल्प डी है धीमी गति से कार्य करना। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, चोरी छिपे कार्य करना, काम में सावधानी बरतना, धीमी गति से कार्य करना, यानी कि फूंक फूंक कर काम करना, है ना, फूंक फूंक के पाँव रखना, फूंक फूंक के चाय पीते चाय जले ना। इसका मतलब क्या हो गया, मोटी मोटी बात है कि काम में सावधानी बरतना, ठीक है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 65 है कि अली और अली, अली और अली शब्दों में अर्थभेद बताइए। विकल्प ए सखी और तीछ, विकल्प बी है साधु और सखी, विकल्प सी है भंवरा और सखी, और विकल्प डी है सखी और भंवरा। तो देखिए, बात करते हैं प्रश्न संख्या 65 की, तो विकल्प डी, है ना, जो अली, अली माने होता है सखी और अली माने होता है भंवरा, इसे दिमाग में रखिएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, जो किए गए उपकार को ना माने वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प ए कृतज्ञ, विकल्प बी पापी, विकल्प सी स्वार्थी, और विकल्प डी है निर्दयी। तो देखिए मित्रों, जो किए गए उपकार को ना माने उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को माने उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है, हास्य रस से भरपूर नाटक क्या कहलाता है। विकल्प ए हास्य नाटक, विकल्प बी है हास्यापद, विकल्प सी है प्रहसन, और विकल्प डी है नौटंकी। देखिए, नौटंकी को तो आप तुरंत खारिज कर देंगे, लेकिन इन तीनों में आपका संशय बना रहेगा, इसलिए इस प्रश्न को आप दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 67 का हास्य रस से भरपूर जो नाटक होता है वो विकल्प सी यानी कि प्रहसन कहलाता है। इसे दिमाग में आप हमेशा के लिए अस्थायी रूप से रख लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 68 है, अवधि और अवधि शब्दों में अंतर बताइए, ठीक है ना। अवधि और अवधि शब्द में अंतर बताइए। विकल्प ये है समय और सीमा, इसे दिमाग में रखिएगा। विकल्प बी है समय और भाषा का एक नाम, विकल्प सी है सीमा और गिनती, और विकल्प डी है बोली और सीमा। तो देखिए, अवधि की बात हम लोग करते हैं तो सब लोग जानते हैं अवधि माने समय होता है, और अवधि एक भाषा का नाम है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न संख्या 68 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है। विकल्प ए कर्मधारय, विकल्प बी तत्पुरुष, विकल्प सी बहुब्री, और विकल्प डी है द्वंद्व। देखिए, कुछ किताबों में अगर बात करेंगे तो सपरिवार का जो समास बता रहे हैं वो बहुब्री समास बता रहे हैं, यानी कि परिवार सहित है जो, ठीक है ना, लेकिन बहुत सही नहीं है, है ना। दूसरी बात, और कहीं अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा अव्ययी भाव समास, सपरिवार, क्योंकि सपरिवार अव्यय है, वहाँ सपरिवार आया, वहाँ सपरिवार आई, वे सपरिवार आए, वे वहाँ सपरिवार आया, यानी कि कहीं न कहीं पूरा पद जो है अव्यय हो रहा है। इसलिए मुझे जो लग रहा है सबसे सही विकल्प होना चाहिए अव्ययी भाव समास। चूंकि यहाँ पर अव्ययी भाव समास का विकल्प नहीं है तो आप बहुब्री समास को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा परिवार की बात करते हैं तो विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है ना।
प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास किसमें है? विकल्प ए भूखा प्यासा, विकल्प बी पंच प्यारे, विकल्प सी नवरत्न और विकल्प डी है आजन्म। ठीक है ना। तो देखिए बात कर रहे हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास का मतलब ही होता है पूरा पद अव्यय हो जाए, अव्यय का भाव दे और उस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, द्वंद्व समास। पंच प्यारे, पंच को प्यारे हैं जो वह है ना, पंच प्यारे, पंच प्यारे। ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंच प्यारे कर्मधारय होगा। नवरत्न, बिल्कुल नवरत्न में दो होंगे, आप द्विगु समास भी कह सकते हैं, बहुब्रीहि समास भी कह सकते हैं। आजन्म, आजन्म, आजन्म का आजन्मो नहीं होता, आजन्मी नहीं होती है, और ये अव्यय का भाव दे रहा है, सबके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। आजन्म है, आमरण है, यथाशक्ति है, ठीक है ना, प्रतिदिन है। तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 70 का विकल्प डी आजन्म इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कह रहे हैं। विकल्प ए उसने गीत की दो चार लड़ियां ही सुनाई, विकल्प बी वह गाते गाते अपने को भूल बैठी, विकल्प सी वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, और विकल्प डी है फिजूल की बातें मत करो। ठीक है ना। यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा। उसने गीत की दो चार लड़ियाँ, देखिए गीत की दो चार लड़ी नहीं होती बल्कि कड़ियाँ होती हैं, कड़ी। ठीक है ना। तो प्रश्न विकल्प ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, शुद्ध नहीं है। वह गाते गाते अपने को भूल गई, बिल्कुल ये सही है। ठीक है ना। वहाँ भारी भरकम भीड़ नहीं बल्कि वहाँ पर है ना भीड़ जमा थी, भारी भरकम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बेफजूल की है ना, बिल्कुल फिजूल बातें होता, बेफजूल नहीं होती, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो विकल्प डी भी गलत है। ठीक है ना। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा विकल्प बी, प्रश्न संख्या 71 का विकल्प बी वह गाते गाते अपने को भूल बैठी, यही सही विकल्प है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? विकल्प ए परिस्थिति, विकल्प बी परिस्थित, विकल्प सी है परिस्थिति, और विकल्प डी है परिस्थिति। ठीक है ना। तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही रूप से बैठ गया होगा कि विकल्प सी परिस्थिति इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है कि वाक्य के समाप्त होने पर कौन सा चिन्ह लगता है? विकल्प ए अल्प विराम, विकल्प बी अर्ध विराम, विकल्प सी प्रश्नवाचक, विकल्प डी है पूर्ण विराम। जब एक वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पर रुकते हैं, और जब हम लोग वहाँ पर रुकते हैं तो पूर्ण विराम लगा देते हैं, यानी कि पूरी तरह से वहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प डी पूर्ण विराम इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुण संधि का नहीं है? विकल्प ए न्यून, विकल्प डी बी महेंद्र, विकल्प सी परमेश्वर, और विकल्प डी है नौ ओढ़ा। ठीक है ना। तो देखिए अब न्यून की बात अगर हम करेंगे तो नी धन यून है ना, नी धन ऊन है ना। तो नी धन यून ई के स्थान पर या हो जाता है ना, या हो गया तो यण संधि हो गई। ठीक है ना। महाधनेन्द्र हो गया महेंद्र, यानी कि गुण संधि हो गया है ना। परम धनेश्वर परमेश्वर हो गया, बिल्कुल आ ई मिलके ये हो गया। और नवधन ऊढ़ा, तो आ और ऊ मिलके ओ हो गया नवोढ़ा। ठीक है ना। यानी कि बी सी और डी तीनों गुण संधि है, लेकिन विकल्प ये अगर न्यून की बात करते हैं तो इसमें यण संधि है। इसलिए प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ए न्यून इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है? ठीक है ना। विकल्प ए महाबली, विकल्प बी बलिदान, विकल्प सी परीक्षा, और विकल्प डी है प्रतीक्षा। देखिए मित्रों ये तो प्रश्न बिल्कुल हलवा सा है, परीक्षा सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, कि परीक्षा हमेशा इसी रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए प्रश्न संख्या 75 का अशुद्ध रूप है विकल्प सी। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आज थोड़ा सा हम आपका समय जरूर ले रहे हैं और मेरे पास आज टाइम भी है, तो बिल्कुल विस्तृत रूप से हम लोग 90 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 190 या 100 प्रश्नों के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 76 है कि महोदय शब्द का संधि विच्छेद है। विकल्प ए महाधन उदय, विकल्प बी महाधन उदय, विकल्प सी महोधन उदय, और विकल्प डी है महाधन उदय। तो सभी लोग जान रहे हैं महाधन उदय बराबर महोदय। आ
और ऊ मिलके ओ हो जा रहा है, गुण संधि। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है, रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? विकल्प ए 7, विकल्प बी 9, विकल्प सी 15, विकल्प डी 19। तो रघुवंश महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित में किसने अपनी रचनाओं में अपने जीवन चरित्र का उल्लेख नहीं किया है? विकल्प ए कालिदास, विकल्प बी बाणभट्ट, विकल्प सी भवभूत, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन परिचय का कोई उल्लेख नहीं किया है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 79 है, रीति संहारम किसकी रचना है? विकल्प ए बाणभट्ट, विकल्प बी दंडी, विकल्प सी कालिदास, विकल्प डी है भवभूत। देखिए, रीति संहारम की बात करें तो बिल्कुल आपको रटा हुआ होगा। ठीक है ना, कालिदास की रचना है। ठीक है ना। बाणभट्ट की रचना है हास्यचरित और कादंबरी। दंडी की 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श। ठीक है ना। और इस प्रकार से ढेर सारी रचनाएं इनकी हैं। 10 दंडी, द्विछंद छेद, कला परिच्छेद आदि रचनाएं इनकी हैं। भवभूत की बात करें तो उत्तर राम चरितम। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, मालती माधवम और महावीर चरितम। ठीक है। तो रीति संहारम की बात करते हैं, विकल्प सी कालिदास इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 80 है, कुमार संभव की कथा वस्तु किस पर आधारित है? विकल्प ए राम सीता, विकल्प बी शिव पार्वती, विकल्प सी राधा कृष्ण, विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, कुमार संभव की बात करते हैं तो शिव और पार्वती की कथा पर आधारित है, इसलिए प्रश्न संख्या 80 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है, किमो ही मधुरा नाम मंडलम ना कृति नाम, है ना। क्यों कह रहे हैं, क्यों विशेष प्रकार की आकृति जो है किसको अलंकृत नहीं करती हैं? ठीक है ना। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? विकल्प एक कुमार संभव, विकल्प बी मेघदूत, विकल्प सी रघुवंश और विकल्प डी है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बिल्कुल अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है ना। कालिदास जी की रचना है और इसके 7 अंक हैं, इसे दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का कौन सा शब्द है ना, इन्हीं की उदाहरण है। विकल्प ए यथाशक्ति, विकल्प बी सुलोचना, विकल्प सी श्वेतांबर है और विकल्प डी है आहार निशम। ठीक है ना। आहार निशम की बात करें तो इसमें दोनों समास है, आहार निशम, आहार चा निहर चा, दिन रात, है ना। सुलोचना सुलोचना यशस है ना, क्रमधार है। श्वेतांबर यशस है, बिल्कुल बहुब्री समास। यथा, है ना, कमम, यथा कमम, यथा सक्यम, यथा लगने के कारण इसमें अव्ययी भाव समास है। तो प्रश्न संख्या 82 का विकल्प ए यथा कमम इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 है, पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है? विकल्प ए दीर्घ संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी रोरी और विकल्प डी है आयादी। ठीक है ना। तो संधि पूछ रहे हैं, पुरुष धन उत्तम बराबर हो गया पुरुषोत्तम, आ, है ना, और ओ मिलकर के आ और ओ मिलकर ओ हो जा रहा है, इसलिए प्रश्न संख्या 83 का विकल्प बी गुण संधि इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। मन धन योग, मनर्धन योग, मनः धन योग और मनन धन योग। तो बिल्कुल सही है कि मनः धन योग, और इसी विसर्ग का ओ हो जाता है और सब बनता है मनोयोग। तो प्रश्न संख्या 84 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 है, रामष्टिकते में कौन सी संधि है? विकल्प ए गुण, विकल्प बी मो अनुसार है, विकल्प सी दीर्घ और विकल्प डी है खष्टनाष्टु। तो बिल्कुल खष्टनाष्टु संधि है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 86 की बात करें तो विद्याधनम में कौन सा समास है? ठीक है ना। विकल्प ए बहुब्री, विकल्प बी क्रमधारय, विकल्प सी तत्पुरुष और विकल्प डी है अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। देखिए, विद्याधनम की बात आ गई तो विद्या रूपी धन, ठीक है ना, विद्या रूपी धन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और है ना, विद्या रूपी धन की बात करें, विकल्प ए बहुब्री, विकल्प सी बी क्रमधारय, विकल्प सी तत्पुरुष और विकल्प डी है अव्ययी भाव। अब विद्या रूपी जब धन होगा तो क्रमधारय में आप पढ़े हैं कि क्रमधारय में विशेषण और विशेष होता है अथवा उपमेय और उपमान होता है। ठीक है ना। तो विद्या रूपी धन की बात आ गई तो विकल्प बी कर्मधारय इज राइट आंसर। ठीक है ना। विद्याधनम में कर्मधारय समास है। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? विकल्प ए पठ धातु, विकल्प बी बच्छ धातु,
विकल्प सी नित धातु, विकल्प डी हन धातु। तो देखिए पठ कुछ पढ़ोगे, इसमें बिल्कुल कर्म आना चाहिए। भक्ष कुछ खाओगे, बिल्कुल सही है। हन कुछ हनोगे, लेकिन नृत्य नित धातु की बात करें तो नित धातु में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ये सकर्मक धातु नहीं है। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है, गच्छेत किस लकार का धातु रूप है? गच्छेत। विकल्प ए विधिलिंग, विकल्प बी है लट लकार, विकल्प सी लोट लकार और विकल्प डी है विधिलिंग, सॉरी लंग लकार, ठीक है ना। अब गच्छेत की बात करते हैं, गच्छेत माने जाना चाहिए, यानी कि विधिलिंग के अर्थ में, ठीक है ना। विकल्प ए इज राइट आंसर। बात करें लट लकार वर्तमान काल से संबंधित होता है, लोट लकार अज्ञार्थक में होता है, लंग लकार की बात करें तो भूतकाल में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 89 है, आत्मन शब्द का पंचमी बहुवचन रूप होगा। विकल्प ए आत्मा, विकल्प बी आत्मा नाम, विकल्प सी है आत्मा भी और विकल्प डी है आत्मभ्य। तो विकल्प डी आत्मभ्य इज राइट आंसर, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 90 और अंतिम प्रश्न है, फलम शब्द है। विकल्प ए पुल्लिंग, विकल्प बी नपुंसकलिंग, विकल्प डी स्त्रीलिंग और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फलम की बात करते हैं तो फलम शब्द नपुंसक लिंग होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 90 का विकल्प बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी 90 प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए मॉडल पेपर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।